Good morning, all. Today, that is another Sunday special class. Right now, we have almost 50 students with us. आज की जो हमारी क्लास है, ये क्लास स्पेशली अरेंज की गई है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको सेंटेंसेस को आपस में पहचानने में कंफ्यूजन हो रहा है। जब हम दो तीन स्ट्रक्चर्स पढ़ लेते हैं तो फिर आपस में उन सेंटेंसेस में खिचड़ी होने लगती है, यानी सेंटेंसेस मिक्स होने लगता है। सो एक ओवरऑल यानी ऊपर से सेंटेंसेस देखकर आप ये समझो कि सेंटेंसेस में आपस में डिफरेंसेस क्या हैं। ठीक है, सो आज की क्लास हम स्पेशली इसी चीज को लेकर कंडक्ट कर रहे हैं। बहुत सारी बातें इस क्लास में जब हम स्टार्ट करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये हमें मालूम है, लेकिन फिर भी उन चीजों को लास्ट तक पूरे पेशेंस के साथ आप देखना, आपको काफी सारी बातें क्लियर होंगी और इंग्लिश की कई सारी गुत्थियों को समझने में आपको कंफर्ट मिलेगा, सहूलियत हो जाएगी। ठीक है, सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो सबसे पहली बात, इंग्लिश में कोई भी बात हम करते हैं तो वो तीन काल में होती है। तीन काल मतलब सपोज ये हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। वर्तमान काल के लिए मैंने रेड बॉर्डर सिलेक्ट की है। रेड खतरे का निशान होता है, सबसे ज्यादा खतरा यानी सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपको प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा, इसलिए मैंने इसको इंडिकेट किया है रेड बॉर्डर से। ठीक है, सेकेंड चीज है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के लिए मैंने ब्लू बॉर्डर सिलेक्ट की है, क्योंकि पहले पास्ट मतलब भूतकाल, भूतकाल में आसमान नीला हुआ करता था, अब पॉल्यूशन बहुत हो गया है। सो ये नीली बॉर्डर आपको याद दिलाएगी कि पास्ट में आसमान बड़ा साफ होता था, यानी ये पास्ट टेंस के लिए ब्लू बॉर्डर हमने ली। देन थर्ड बॉर्डर है ग्रीन की। फ्यूचर में हमें पूरा एटमोस्फियर ग्रीन रखना होगा, है ना, यानी हमें प्रकृति को बढ़ावा देना पड़ेगा, इसलिए हमने इसको ग्रीन कलर सिलेक्ट कर लिया। ये तो सिर्फ एक थ्योरी है, इसका इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं है। यानी जब भी हम कोई बात करेंगे तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर उस सेंटेंस का रहेगा, यानी वो बात प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में कही जा सकती है। उसके तीन तरह के सेंटेंस होंगे। खैर, हम किसी भी टेंस में सेंटेंस को बनाएं, पूरे इंग्लिश में सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम रहता है। ये स्ट्रक्चर की लाइन आ गई। सबसे पहली चीज आती है सब्जेक्ट, उसके बाद क्रम होता है हेल्पिंग वर्ब का, उसके बाद क्रम होता है वर्ब का, और लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये पूरे इंग्लिश में चाहे हम किसी भी काल में या किसी भी तरह का सेंटेंस बनाए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इनके लिए हम एक कॉलम बना लेते हैं ताकि आपको समझने में, पहचानने में आसानी हो जाए। अब सब्जेक्ट में आप देखो क्या चेंज हुआ है। सब्जेक्ट में दो कलर्स आपको दिख रहे हैं, ब्लू एंड येलो। ये दो कलर बताते हैं कि सब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं। कौन से दो टाइप के? अब इसको समझने के लिए बड़े आराम से ये ट्रायंगल समझ लो आप। मैं और आप, हम दो के बीच, अगर मैं ये कहता हूं कि हम दो के बीच कोई तीसरा नहीं आ सकता, ये लाइन हमारी मूवीज की या डे टू डे लाइफ की बहुत कॉमन लाइन है कि मेरे और तुम्हारे बीच कोई तीसरा नहीं आ सकता। तो आज इस तीसरे को अगर आपने अच्छे से पहचान लिया तो इंग्लिश में सब्जेक्ट को लेकर आपका कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तीसरा, अच्छा, तीसरा और तीसरे में क्या फर्क होता है? तीसरा मतलब हम एक की बात कर रहे हैं, और तीसरे मतलब एक से ज्यादा। सो हमारा यहां पर मकसद है तीसरा। अब तीसरा, ये तीसरा के कुछ उदाहरण हैं। जैसे हमने कहा वह, तो वह हिंदी में एक शब्द होता है वह, लेकिन इंग्लिश में उसके लिए हमारे पास में तीन ऑप्शंस होते हैं, ही, शी और इट। ये सब्जेक्ट के लिए पूरा इन चीजों के लिए एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, पहले आप उसको भी देख सकते हैं। वहां तसल्ली से धीरे धीरे सारी चीजें समझाई गई। यहाँ थोड़ा सा हम जल्दी में रहेंगे आज। सो अगर हमने मम्मी को कहा कि मम्मी खाना बना लेना, वह आ रहा है,
तो वह आ रहा है मतलब मम्मी समझ जाएगी कि वह मतलब कोई एक है। तो ये सारे वर्ड्स तीसरे एक व्यक्ति को बताते हैं। दोबारा सुनिए, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, और ये सब हो गए तीसरे। तीसरा एक, हमेशा बस आपको ये शब्द याद रखना है, तीसरा एक। इंग्लिश में ये तीसरा एक को इंग्लिश में कहते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। इंग्लिश के इस वर्ड से अगर कंफ्यूजन होता है तो आप इसको छोड़ दो, आप सिर्फ ये मानो तीसरा एक। तो दो तरह के रूल्स आपको मिलेंगे इंग्लिश में। एक रूल आपको मिलेगा जो दूसरे तमाम सब्जेक्ट्स पर लागू होगा, यानी आई पर, यू पर और दूसरे जितने दुनिया के सब्जेक्ट्स हैं सब पर। और दूसरा रूल लागू होगा तीसरे एक व्यक्ति पर। अब ही, शी, इट, राम, ये तो तीसरे एक के कुछ उदाहरण हैं। अगर हमने यहां पर कहा डॉग यानी कुत्ता, तो ये भी तीसरा एक है ना। हमने कहा कुत्ता खाना खाएगा, तो मैं और आप नहीं, कुत्ता, कुत्ता मतलब एक, तो ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी तीसरा एक है। हमने कहा दैट बॉय यानी वह लड़का, तो वह लड़का भी तीसरा एक है। हमने कहा दैट दैट डॉग वह कुत्ता, तो वह भी तीसरा है और एक है। तो ये तीसरा एक मतलब ये आपको दिमाग में फिट करना है कि तीसरा एक किसको कहते हैं। क्योंकि अगर आप सिर्फ एक की बात करोगे तो एक तो ये भी है, एक ये भी है, लेकिन हमें इन एक एक लोगों से मतलब नहीं है, हमें मतलब है ये तीसरे एक से। तो तीसरा एक यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो इसको समझने के लिए हमने फिलहाल ये दो बॉक्स बना लिए, ये आई यू वी दे, यानी ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, और ये प्लूरल वी और दे। वी और दे यहां पर, ये वी और दे ये भी सब्जेक्ट हैं, लेकिन ये भी तीसरे हैं, लेकिन ये एक नहीं है, ये एक से अधिक हैं। अगर मम्मी को हमने ये कहा कि मम्मी खाना बना लेना, हम आ रहे हैं, तो हम मतलब मम्मी जरूर पूछेंगी कि हम मतलब तुम कितने हो। तो हम यानी वी ये तीसरे को तो बताता है, लेकिन ये एक से अधिक है। तो आपको इस पचड़े में नहीं पड़ना है, आपको बस ये याद रखना है कि तीसरा एक, जब भी तीसरा एक होगा तो रूल अलग रहेंगे। ठीक है, चलिए इसको आगे समझते हैं हम इसमें। अब ये हमारे सब्जेक्ट हो गए, ये हमारी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस की पूरी ग्रीड हो गई। अब सब्जेक्ट हमने देख लिया कि दो तरह के होते हैं। कौन से दो तरह के? एक हो गए हमारे, एक ग्रुप हो गया आई यू वी दे, और दूसरा ग्रुप हो गया ही, शी, इट, राम। फिलहाल हम इनको दो ग्रुप मान लेते हैं। सो दो कलर के दो सब्जेक्ट हो गए हमारे पास में। अब चूंकि हमें हर जगह दो तरह के सब्जेक्ट्स को समझना है, इसलिए हम इस पूरी ग्रीड को इस तरह से दो लाइंस में डिवाइड कर लेते हैं, यानी प्रेजेंट टेंस की दो लाइन, आई यू वी दे के लिए एक और ही, शी, इट, राम के लिए एक। इसी तरह से पास्ट टेंस में भी और इसी तरह से फ्यूचर टेंस में भी। अब हम पहला वाक्य देखते हैं, पहला सेंटेंस देखते हैं। अगर इस थ्योरी को आप समझ गए तो पूरी इंग्लिश में यही थ्योरी अप्लाई होती है, यही थ्योरी एप्लीकेबल होती है। ठीक है, सो अब पहला सेंटेंस हम देखते हैं। मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं। मैं के लिए वर्ड होगा आई। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं। ये इसका एक पूरा वीडियो आपको पहले बना हुआ मिलेगा यूट्यूब चैनल पर, जिसमें सब्जेक्ट यानी सबसे सेंटेंस में सबसे पहले कौन सा वर्ड होता है, उसके बाद क्या, यानी सब सेंटेंस में वर्ड्स का ऑर्डर है ना। ये एक पूरा वीडियो है, वहां पर आप धीरे धीरे तसल्ली से देख सकते हो। सो सबसे पहले मैं के लिए हमने लिया आई। इस तरह के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, ये हम क्लासरूम में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने लिया वर्ब प्ले, और फिर ऑब्जेक्ट यानी बचे हुए शब्द क्रिकेट। सो आई प्ले क्रिकेट यानी मैं क्रिकेट खेलता हूं। अब तीसरे एक की जब बात होगी, तीसरा एक मतलब वह, तीसरा एक यानी राम, तीसरा एक मतलब वह लड़का, तीसरा एक मतलब आपके पापा, तीसरा एक मतलब आपका भाई, आपकी बहन, आपकी मम्मी, कोई भी हो सकते हैं। तो तीसरे एक की जब बात होगी यानी वह क्रिकेट खेलता है,
तो सबसे पहले वह के लिए ले लिया ही, उसके बाद वर्ब। लेकिन वर्ब में यहाँ थोड़ा देखो, मैंने वर्ब का कलर जो है आपके लिए थोड़ा सा इसको लाइट रखा है, ताकि बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर चीजें नजर ना आए, लेकिन ये भी पता चल जाए आपको कि यहाँ कुछ है। ठीक है, सो इतना भी लाइट नहीं है कि आपको नजर ना आए, दिखेगा आपको, लेकिन वो लाइट है क्योंकि सिमिलर है ऊपर वाले में और इसमें, कोई फर्क नहीं है, लेकिन फर्क तो रहेगा। सो फर्क क्या रहेगा इसमें, यहां पर आ जाएगा एस। एस को हाईलाइट कर दिया ताकि आपके दोनों सेंटेंस का फर्क समझ आ जाए। देखो, पहले सेंटेंस में है आई प्ले क्रिकेट और दूसरे सेंटेंस में ही प्लेस क्रिकेट। अब आई प्ले क्रिकेट का मतलब है कि ये तमाम ग्रुप जो हैं इनमें से कोई भी वर्ड अगर रहा, यानी अगर हमने कहा यू, तो यहां पर यू के लिए भी आपको इसी तरह से सेंटेंस बनाना है। यू प्ले क्रिकेट यानी आप क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ये वाक्य बनेगा। यू की जगह पर अगर हम दूसरा कोई वर्ड वी लेंगे तब भी सेंटेंस इसी तरह से बनेगा। वी प्ले क्रिकेट यानी हम क्रिकेट खेलते हैं। दे प्ले क्रिकेट यानी वे क्रिकेट खेलते हैं। और ही की जगह अगर आप कुछ और लोगे, यानी आपने लिया शी, तो शी प्लेस क्रिकेट, वही तरीका रहेगा। राम प्लेस क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है। ठीक है, या हमने कहा कि वह लड़का, तो दैट बॉय प्लेस क्रिकेट, वह लड़का क्रिकेट खेलता है। यानी दुनिया के जितने भी सब्जेक्ट्स रहेंगे, जितने भी सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर रहेंगे, उनके साथ आपको एस लगाना है। और दुनिया के जितने भी बाकी के सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ आपको वर्ब में कोई छेड़छाड़ नहीं करना। इसको वर्ब में कोई छेड़छाड़ नहीं करने को कहते हैं कि वर्ब का बेस फॉर्म रहेगा। बेस मतलब आधार, बेस्ट नहीं कह रहा हूं, बेस फॉर्म यानी मूल रूप। सो आप देख सकते हो कि आई के साथ हमें आई प्ले क्रिकेट, आई, इसका एक और जो सबसे कॉमन आपके लिए उदाहरण है वो मैं बता देता हूं। आई लव यू, आई लव यू मीन्स मैं आपसे प्यार करता हूं। ये समझाने की जरूरत नहीं होती, बच्चे तुरंत समझ जाते हैं। तो आई लव यू, वी लव यू, दे लव यू, यू लव यू, यानी तुम ही से प्यार करते हो। लेकिन जब बात ही की हो जाती है तो हम कहते हैं ही लव्स यू, ही लव्स यू, वह तुम्हें प्यार करता है, ही लव्स यू। या फिर हम कहते हैं शी लव्स यू, वह तुम्हें प्यार करती है। तो जब भी इस तरह की बात होगी तो हमें वर्ब में एस लगाना होता है। बस ये दोनों इसमें डिफरेंसेस है। ठीक है, दोबारा हम अपने ओरिजिनल एग्जाम्पल को ले लेते हैं, हम ज्यादा आगे बढ़ गए। ठीक है, तो ये आपको दोनों में फर्क समझ में आ गया है आई थिंक। अब ये बात हुई प्रेजेंट टेंस की। यही सेंटेंस अगर जब पास्ट में होगा तो ये हो जाएगा मैं क्रिकेट खेला। कब खेला? 1 घंटे पहले खेला, ये भी हो सकता है। सुबह खेला, ये भी हो सकता है। कल खेला, ये भी हो सकता है। 1 सप्ताह पहले खेला, ये भी हो सकता है। लेकिन जब भी खेला पुरानी बात हो गई, यानी ये पास्ट टेंस हो गया। मैं क्रिकेट खेला। दोबारा मैं के लिए हमें यूज करना पड़ेगा आई। खेला, खेलने के लिए वर्ब हो गई प्ले। लेकिन अब आप देख सकते हो कि यहां पर वर्ड है खेलता और यहां पर वर्ड है खेला। अब दोनों वाक्यों में देखो, आप हिंदी के दोनों वाक्य देखो, खेलता से खेला हो गया, यानी परिवर्तन कहां हुआ है? वर्ब में, क्रिया में। हिंदी के इन वाक्यों को देखो, खेलता यानी काम, खेला ये भी काम है, तो चेंजेस कहां हुए? वर्ब में। तो उसी तरह से हमें भी इंग्लिश में भी चेंज जो होगा वो वर्ब में होगा। और वो चेंज होगा कि वर्ब की यहां पर सेकेंड फॉर्म आ जाएगी, प्ले से हो जाएगा प्लेड। सो आई प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला। अब आपने एक बात नोटिस की या नहीं कि यहां पर कोई कलर नहीं दिख रहा है आपको इनकी तरफ, यानी ये जो सिंगुलर और प्लूरल का भेदभाव है, यानी ये व्यक्ति का जो भेदभाव है, ये वर्तमान काल में तो है, लेकिन ये चीज भूतकाल में यानी पास्ट में नहीं थी। ये बात हमारे वर्तमान जीवन पर भी लागू होती है कि वर्तमान में हमारे जीवन में जो भेदभाव हैं, अमीर गरीब, हिंदू मुस्लिम,
बड़ा छोटा ये सारे भेदभाव पास्ट में नहीं थे, आपको ये ध्यान रखना है बात। सो ये सारी चीजें, ये सारे भेदभाव पास्ट में नहीं थे, इसलिए यहाँ पर कोई कलर नहीं है। यानी आई के लिए भी यही रूल रहेगा, यही रूल ही के लिए भी रहेगा। यानी ये सेंटेंस अगर हम ही से बनाएंगे तो भी आपको यही रूल्स लगाने हैं। ही प्लेड क्रिकेट यानी वह क्रिकेट खेला, राम प्लेड क्रिकेट यानी राम क्रिकेट खेला, वी प्लेड क्रिकेट यानी हम क्रिकेट खेले। तो ये वाला भेदभाव वर्तमान टेंस वाला यानी वर्तमान काल वाला, प्रेजेंट टेंस वाला, ये वाला भेदभाव पास्ट में नहीं मिलेगा आपको। देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। अब फ्यूचर का सेंटेंस आ गया, मैं क्रिकेट खेलूंगा। मैं के लिए हमें लेना है आई, दोबारा कोई कलर में चेंज नहीं है, यानी भविष्य में भी कोई भेदभाव नहीं रहेंगे। ठीक है, वर्तमान हमारे जीवन पर भी ये बात लागू होती है कि जो भी भेदभाव हैं, मैंने पहले इसीलिए वर्तमान काल को यानी प्रेजेंट टेंस के लिए मैंने रेड बॉर्डर यूज किए, यानी खतरे का निशान, सारे भेदभाव, सारे उतार चढ़ाव, सारी परेशानियां वर्तमान काल में हैं। भूतकाल में यानी पास्ट टेंस में भेदभाव नहीं है, नहीं थे, और फ्यूचर में भी नहीं है, नहीं होंगे। इंग्लिश की यही चीज हमारे आम जनजीवन पर भी लागू होगी। भूतकाल में भेदभाव नहीं थे, वर्तमान में हैं, भविष्य में भी नहीं होंगे। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। मैं क्रिकेट खेलूंगा, सो आई हो गया, मैं के लिए आई ले लिया। इसके बाद हमने ले ली वर्ब आई प्ले, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर वर्ब में एस लगाया, यहाँ पर वर्ब में ईडी लगाया, क्या यहाँ पर कुछ लगाना होगा? नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं लगाना होगा। फ्यूचर में हमें एक अलग से चीज मिल गई है, विल। इसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। एक्चुअल में वर्ब का ही, वर्ब कई तरह की होती है, वर्ब पर पूरा एक वीडियो बनाया है हमने, वो आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। ये सब चीजें देखने के पहले आपको हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, सब्जेक्ट क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, ये सब चीजें आपको मिल जाएगी वहां पर, है ना। बट फिलहाल आप अगर वो नहीं भी जानते तो इतना समझ सकते हैं कि विल सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब है या लिंकिंग वर्ब है प्ले की तरह। ठीक है, सो प्ले की तरह वर्ब है, लेकिन ये एक अलग टाइप की वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं इसको। सो आई विल प्ले क्रिकेट यानी मैं क्रिकेट खेलूंगा। तो आप देख सकते हो कि सिंगुलर प्लूरल के जो भेदभाव थे वो सब प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट में और फ्यूचर में कोई इसमें भेदभाव नहीं है। ठीक है, अब ये चार्ट को सामने रखकर आप ये देख सकते हो कि अगर मैं आपको ये कहता हूं कि कल बच्चे क्रिकेट खेले, तो ये वाक्य सुनकर आपको ये देखना है कि ये इनमें से किस टाइप का वाक्य है, और उस टाइप के रूल्स आपको लगाने हैं। ये चार्ट आपको बहुत मदद करेगा, ये टेबल आपको हेल्प करेगी कि आप इन तीनों में डिफरेंसेस देख सको, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। और चेंजेस सिर्फ कहाँ हो रहे हैं? चेंजेस सिर्फ वर्ब में है। तो वर्ब में हम क्या कर रहे हैं? देखो, क्रिकेट पूरी जगह सेम है, आई या सब्जेक्ट पूरी जगह सेम है, लेकिन चेंजेस सिर्फ इस पार्ट में हो रहे हैं, क्रिया में, क्योंकि यहाँ पर भी क्रिया में ही तो चेंज हो रहा है, जो हिंदी में हो रहा है वही इंग्लिश में हो रहा है। ठीक है, सो आपको देखना है। उसके बाद अब अगला पार्ट आता है हमारा, देखो क्या चेंज हुआ। हिंदी के सेंटेंसेस देखिए आप, क्या चेंज हुए हैं, क्या चेंज हुआ। नहीं शब्द बीच में आ गया है ना, नहीं शब्द बीच में आ गया है। अब नहीं शब्द बीच में आ गया है, यानी हमें इस नहीं के लिए अब कुछ करना होगा। सो पूरे इंग्लिश में नहीं के लिए हम हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगाते हैं। ठीक है, अब जहां तक मैं समझता हूं इसके लिए पूरा एक अलग मैं वीडियो तैयार करूंगा आपके लिए, ताकि आप बहुत आराम से उसको समझ पाओ। पहले आज की क्लास के लिए, आज के लेसन के लिए इतना काफी है कि आप इन वाक्यों की ढेर सारी प्रैक्टिस करें। सिर्फ अभी प्रेजेंट टेंस की, पास्ट टेंस की, यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट, लेकिन अफर्मेटिव, सकारात्मक वाक्य। नेगेटिव वाक्य चुटकी बजाते बनते हैं,
चुटकी बजाते से काम आपको हो जाएगा, इंट्रोगेटिव तुरंत हो जाएगा, WH तुरंत हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इनमें क्या फर्क है। यही फर्क पूरी इंग्लिश में चलेगा। दोबारा आप समझो, हमने 3 तरह के सेंटेंस देखे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर हमने देखा कि सेंटेंस बनाने का एक स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये क्रम है। सब्जेक्ट 2 तरह के होते हैं। ये 2 तरह के सब्जेक्ट हमने यहाँ पर देख लिए हैं। हमें ये देखना है कि ये सारे कौन है। तीसरे एक के लिए रूल अलग रहेंगे, बाकी सबके लिए रूल अलग है। तीसरे एक व्यक्ति के लिए रूल अलग है। लेकिन ये सारी परेशानी प्रेजेंट टेंस में, पास्ट में ऐसी कोई परेशानी नहीं है, फ्यूचर में ऐसी कोई परेशानी नहीं है। ये सारे भेदभाव प्रेजेंट में है, वर्तमान में है, पास्ट में और फ्यूचर में नहीं होगा। पास्ट में आपको यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करना पड़ेगी। वर्ब की फॉर्म यानी क्रिया का रूप। ये वर्ब वाले हमारे वीडियो में आपको समझ में आएगा कि वर्ब क्या होता है, वर्ब के फॉर्म क्या होते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए आप YouTube चैनल पर जा सकते हैं, वहां पर आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। विक्रांत सर के नाम से आप ढूंढोगे, विक्रांत व्यास इंदौर, इंग्लिश क्लब इंदौर, इनके नाम से भी आपको वो चीजें वहां पर मिल जाएंगी। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी अंतर करने में कि प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट में क्या फर्क होता है। और इनकी आपको बहुत सारी ओरल प्रैक्टिस करना है। जो आपको ओरल प्रैक्टिस के सेंटेंसेस भी वहां पर मिल जाएंगे। आप लोग अभी बहुत अच्छा कर रहे हो, डेली आप क्लास अटेंड करने के बाद में काफी सारे स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल पर जाकर प्रैक्टिस करते हैं। वहां पर वोकेबलरी प्रैक्टिस के लिए और ओरल सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए कई सारे वीडियोज हैं, जहां से आप अपनी स्पीकिंग एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हो। और बोलने की चीज आप बोलकर ही सीख पाओगे। उसके लिए आपको लिखकर प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। बोलना है, बोलने की प्रैक्टिस है तो बोलकर करो। लिखने के अलग फायदे होते हैं, पढ़ने के अलग फायदे होते हैं, जोर से पढ़ने के अलग फायदे होते हैं। लेकिन अगर आपको स्पीकिंग की प्रैक्टिस करना है तो वो चीजें बोलकर ही होंगी। सो ये जो 3 तरह के वाक्य अभी हमने देखे हैं, इनकी ढेर सारी प्रैक्टिस करो। यूट्यूब चैनल पर जाओ, वहां पर आपको काफी सारे प्रैक्टिस करने के लिए सेंटेंस मिलेंगे। ठीक है, उसकी लिंक भी आपको नीचे इधर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में आप अपना स्कोर भी कमेंट कर सकते हो कि आपके क्या स्कोर रहे हैं इसमें। ठीक है, इससे आपको खुद का एक एनालिसिस करने में हेल्प मिलेगी। सो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। अगले संडे को फिर किसी तरह का नया वीडियो बनेगा। थैंक्स टू ऑल, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।